हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट G7 समिट 2026। अब इसके की आउटकम्स 2026 में क्या निकल के आए, उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ 7 है क्या, इसकी फॉर्मेशन हुई क्यों। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग कि इसका इस बार वेन्यू कहाँ पे था। तो 52nd सेशन का वेन्यू था फ्रांस में, फ्रांस के भी एवियन शहर में। और जब भी आप किसी कंट्री को पढ़ें तो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज ज़रूर से देख लें। तो सबसे पहले हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में डिवाइड कर लो। अब वेस्ट में अगर आओगे तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ बिस्के। ऊपर की तरफ इंग्लिश चैनल आएगा, यानी कि नॉर्थ और वेस्टर्न वाले पार्ट पे। एंड एक्सट्रीम साउथ वाले पार्ट पे आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी। कंट्रीज देखें कौन कौन बॉर्डर करती हैं, तो यहाँ पे है स्पेन, ऊपर की तरफ बेल्जियम है, यहाँ पे आ जाएगा लग्जमबर्ग, ये आ गया जर्मनी, यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, यहाँ पे है इटली, और दो छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं, ये है एंडोरा, यहाँ पे आ जाएगा मोनाको। अब चलते हैं टुवर्ड कि ये ग्रुप ऑफ 7 फॉर्म कैसे हुआ। पर उससे भी पहले O2IAS अकेडमी में आपको डिफरेंट फाउंडेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि आपके लिए एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर सकते हैं। आप अगर स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इवन UPSC कोर्स भी आपको यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है तो उस हिसाब से भी कोर्स अवेल है। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो डेफिनेटली आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके सेंट्रिक भी कोर्स अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो स्पेशल रात को एक 9 बजे बैच चलता है जो कि वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए ही रहता है। एंड करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको एक तो कॉमन क्लास आपकी यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे रहती है, पर दूसरी चीज़ जो इसमें एडिशनल मिल जाती है वो है प्रिंटेबल कंपाइलेशन। ये आपको वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि आप इनका प्रॉपर प्रिंट निकलवा सकते हो। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे वीकली टेस्ट भी आपको दिया जाता है जो कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहता है। आपको ये इवैल्यूएट करके वापस भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका मेंस भी पीछे नहीं छूटता, मतलब आपका जो मेंस है वो भी कनेक्टिविटी में बना रहता है। उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस रहती है, कंसिस्टेंसी के साथ ये टेस्ट कंडक्ट होता है। एंड मेंटरशिप का सेशन भी यहाँ पे रहता है। इनकेस आपको कोई भी क्वेरी आती है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कोई भी डाउट करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में रहता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो बढ़ती जा रही है। जितने भी आपके कमीशन के पेपर हैं तो इनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर प्रिपेयर करना है तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल प्रूव होगा। 1.5 साल की इसकी वैलिडिटी है तो आप आराम से यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। एंड अगर कोई भी क्वेरी रहती है इन केस तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। चलिए जी, अब चलते हैं टुवर्ड ग्रुप ऑफ 7। नाउ 7 से ही पता लग रहा है हमें कि इसके अंदर टोटल मेंबर्स रहेंगे 7, और 7 को याद करने के लिए फॉर्मूला है जूस GF। यहाँ पे J से आ जाएगा आपके पास जापान, U है US, U से UK, I से इटली एंड C से कनाडा, G से जर्मनी एंड F से है फ्रांस। और इस बार जो वेन्यू था वो भी कहाँ पे था, फ्रांस, जो 52nd सेशन हुआ 2026 का। ये मीटिंग का टाइम पीरियड था फ्रॉम 15th ऑफ जून टू 17th ऑफ जून 2026। और ध्यान रखना अभी 19th ऑफ जून को एक और मेजर इवेंट है, दैट इज अबाउट पीस डील। वो होगी ईरान और US के बीच में साइन, ठीक है। नाउ ये जो ग्रुप ऑफ 7 है एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप है, ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट एक वेल्दी डेमोक्रेसीज का ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ था। किन रीजन की वजह से फॉर्म हुआ था वही आपको समझना है। पर उससे भी पहले ध्यान रखना ये 1975 में फॉर्म हुआ एंड वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने इसे फॉर्म किया था। मेन फोकस एरिया क्या क्या रहते हैं, तो ग्लोबली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे। जैसे अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, जिस वजह से ग्लोबली हमने देखा कि इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था सारा एरिया। तो उसके ऊपर ये डिस्कशन करता है, कैसे उसका रिड्रेस करा जाए उसके ऊपर फोकस करता है। एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनली आज के टाइम पे टेररिज्म के अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग की भी प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर फोकस करेगा। क्लाइमेट चेंज जिससे लगभग हर कंट्री सफर कर रही है, देन टेक्नोलॉजी और फाइनली इंटरनेशनल गवर्नेंस। हिस्टोरिकल फॉर्मेशन, अब देखो आज के टाइम पे तो आप बोलते हो G7, पर ये शुरू से G7 नहीं था, ये पहले G6 था। 1975 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ ये G6 था। कनाडा ने बोला कि मुझे भी ऐड कर लीजिए, तो कनाडा की एडिशन पे ये बन जाता है G7। ये हुई थी एडिशन अगले ही साल यानी कि 1976 में। फिर रशिया ने बोला कि मुझे भी ऐड करिए, ये इन्होंने बोला 1997 के अंदर, और फिर फाइनली ये बन गया G8 ग्रुप। पर रशिया ने 2014 में कुछ ऐसा करा कि इनको बाहर निकाल दिया गया।
क्या किया था, तो ये रशिया वाली टेरिटरी है, ये यूक्रेन है, और यूक्रेन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेरिटरी है ब्लैक सी के पास में, जो ट्रेड के हिसाब से, मिनरल रिजर्व्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एनेक्स कर लिया रशिया ने। जैसे एनेक्सेशन करा तो G8 ग्रुप में से माइनस हो जाता है रशिया, और ये ग्रुप बन गया फिर से G7। और G7 कौन है, वही जूस GF वाली कंट्रीज, ठीक है। ये टोटल 7 कंट्रीज आज के टाइम पे हैं। इनका पर्पस क्या था, एक तो महंगाई को एड्रेस करना, कैसे हुई थी महंगाई वो भी स्टोरी बताने जा रही हूँ आपको, एंड रिसेशन जो इकोनॉमिक लेवल पे आ चुकी थी उसको कंट्रोल करना। 1973-74 का टाइम पीरियड था जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इन्होंने क्या किया, ऑयल पे एम्बार्गो लगा दिया था, ऑयल को पूरी तरह से रोक दिया था। अब देखो इसको थोड़ा सा ना हम समझते हैं अब कि क्या क्या सिनारियो उस टाइम पे बना हुआ था। तो सबसे पहले तो अगर मैप पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट आएगा, यहाँ वेस्ट एशिया आ गया, यहाँ पे इजराइल वाला पार्ट आ जाएगा, ये सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ से एक वाटर बॉडी जाएगी जिसका नाम है सुएज कैनाल, और यहाँ पे आ जाएगा इजिप्ट, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो इस एरिया की करेंगे। अभी इंडिया को साइडलाइन करना है, हम इस एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है 1967 से, फिर टाइम पीरियड आएगा 1973 का, फिर टाइम पीरियड आएगा 1979 का। यहाँ पे वॉर शुरू होती है, एक वॉर है, एक फाइट है जो शुरू होगी 1967 में। 1973 के अंदर ऑयल पर एम्बार्गो लगेगा, कंट्रोल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे जो 2 ब्लॉक्स बन रखे थे पावर्स के, तो इन 2 ब्लॉक्स की एंट्री भी कोल्ड वॉर के थ्रू इन वॉर्स में आ जाती है। कैसे आती है वो भी बता रही हूँ। एंड 1979 में क्या होगा, यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन होगी, पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी का नाम क्या है, तो कैंप डेविड, ठीक है, कैंप डेविड अकॉर्ड। तो इस तरह से ये स्टोरी चलने वाली है। तो पहले तो देखते हैं 1967 में क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अफ्रीकन यूनियन वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है इजिप्ट का, इजिप्ट की कैपिटल आ जाएगी कायरो, ठीक है। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी, जिसका नाम है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के बाद नीचे बड़ी सी वाटर बॉडी है जिसका नाम है रेड सी। अब इस सुएज कैनाल के सामने एक पेनिनसुला है और इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, और इसके ही साथ से शुरू हो जाता है इजराइल वाला पार्ट, इस तरह से, ठीक है। ये आ गया इजराइल, ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, ऊपर लेबनान है, यहाँ सीरिया आ जाता है, ये जॉर्डन वाला पार्ट है, और यहाँ पे एक गल्फ बनती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा या गल्फ ऑफ एलात भी बोल देते हैं। अब 1967 में क्या हुआ, 1967 में इजिप्ट से चलते हैं मिलिट्री ट्रूप्स टुवर्ड सिनाई पेनिनसुला। अब जैसे इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला की तरफ ट्रूप्स जाने लगते हैं, इजराइल की फॉर्मेशन हुई थी 1948 में। इजराइल को लगा ये तो हमारे लिए थ्रेट है, तो इस वजह से इन्होंने फाइट करना शुरू करा। जैसे ये फाइट शुरू होती है ना, तो इजराइल ने सबसे पहले क्या किया, सिनाई पेनिनसुला में ये जो एरिया था इसको कैप्चर कर लिया। ऊपर इधर सीरिया के साथ बॉर्डर लग रहा है तो गोलन हाइट्स वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। अब 1967 के टाइम पे जो वॉर हुई थी ना, इसको एक टर्म दे दी जाती है, दैट इज 6 days वॉर, ठीक है। ये कैप्चरिंग वाला सारा सिनारियो यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाता है तो वैसे ही टाइम बीतता गया, और फिर आता है 1973 का टाइम पीरियड। इसमें 2 इवेंट्स होंगे। 2 इवेंट क्या क्या हैं, एक तो ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगेगा, ठीक है, ऑयल को कंट्रोल किया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। एंड दूसरी तरफ वॉर दोबारा से कंटिन्यू होती है, और वॉर का नाम रखा जाएगा यम किपुर वॉर। क्यों रखा अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम वॉर वाला फेज अंडरस्टैंड करेंगे, और इसी वॉर को सीज किया जाएगा 1979 में, वो जो कैंप डेविड अकॉर्ड आना है। तो अब 3 चीजें हमें यहाँ से देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये यम किपुर वॉर में हुआ क्या। देखो, जुडाइज्म में एक होलीएस्ट डे माना जाता है यम किपुर, और उसी के दिन फास्टिंग वगैरह इजराइलीज कर रहे थे, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स अपने कंडक्ट कर रहे थे। तो अब क्या हुआ था, इजराइल ने क्या किया था, ये सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट कैप्चर कर लिया था, यहाँ पे ये सीरिया का गोलन हाइट्स वाला पार्ट कैप्चर कर रखा था। तो यहाँ पे करे गए सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक में एंट्री हो जाती है अरब नेशंस की भी। अब इन्होंने जैसे अटैक करा तो सिनाई पेनिनसुला वाले एरिया में जो मिलिट्री ट्रूप्स थे इजिप्ट की साइड से, वो आगे आ जाते हैं, और ये जो सीरिया वाले ट्रूप्स थे ये गोलन हाइट्स की तरफ को आना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो इजराइल को ठीक ठाक सेटबैक लगे, ठीक है, पर बाद में जैसे ही एक्टिव होते हैं तो दोबारा से इन्होंने इन ट्रूप्स को धकेलना शुरू कर दिया। यानी कि सिनाई पेनिनसुला से इजिप्ट की तरफ को इनके ट्रूप्स को भेज दिया था, और इजरायली ट्रूप्स लगभग कायरो की तरफ आना शुरू हो चुके थे, यानी कि इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो। सेम सिनारियो यहाँ पे हुआ, जो सीरिया के ट्रूप्स आगे आ रहे थे उनको इन्होंने पीछे धकेल दिया। अब अरब नेशंस की भी एंट्री हो चुकी है। ये वही अरब नेशन है जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी देखते हो। इसमें एक रिसेंट अपडेट भी हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहाँ से एग्जिट ले लिया है।
अब हुआ क्या, जब ये सारा सिनारियो बना कि एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, उसी टाइम पे दो मेजर पावर ब्लॉक्स भी बन रखे हैं। अब ये पावर ब्लॉक्स में कौन कौन आता है, तो एक तरफ था यूएस और उसके दोस्त, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन और उसके दोस्त। अब यूएस किसको बैकिंग दे रहा था, इजराइल को। जितनी भी मिलिट्री एड थी वो सारी इजराइल को कौन प्रोवाइड कर रहा था, यूएस। दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। ऑब्वियस सी बात है, जो अरब नेशंस बच गए, ये सीरिया वाला पार्ट आ गया, इनको कौन बैकिंग प्रोवाइड कर रहा था, सोवियत यूनियन। तो कोल्ड वॉर एरा में यही तो चल रहा था कि डायरेक्टली ये दोनों नहीं लड़ रहे थे। ये जो दो मेजर ब्लॉक बने हुए थे, यूएस और यूएसएसआर, ये दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे। ये क्या कर रहे थे, किसी और की फाइट में इन्वॉल्व हो जाते थे और वहां से सपोर्ट करना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अरब नेशंस को सपोर्ट कर रहा है सोवियत यूनियन। अब अरब नेशंस ने और क्या स्टेप उठाया, क्योंकि यौम किपुर का जो टाइम पीरियड है वो 1973 है और अक्टूबर का मंथ है, और अक्टूबर मंथ में ये यौम किपुर जो इवेंट है यहाँ पे चल रहा था, होलीएस्ट डे। और उस टाइम पे ये इवेंट के दौरान इन्होंने अटैक्स करे, इसी वजह से इस वॉर को बोला गया यौम किपुर वॉर। और इसी वॉर को अक्टूबर वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे अक्टूबर मंथ में ये चलता है। और अरब वर्ल्ड के अंदर इसे रमदान वॉर भी बोल दिया जाता है। ये तो होगी नाम की स्टोरी। अब 1973 एंड 74 जहाँ पे आपने क्या देखा कि ओपेक ने, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इन्होंने क्या किया, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, यानी कि ऑयल के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सेम सिनारियो 2026 में आपने देखा, वेस्ट एशिया में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट है उसमें ब्लॉकेड लगा रखी थी, जो शायद 19 जून को अगर पीस डील साइन हो जाती है तो उसके बाद जो बैरियर लगा रखा था, यानी कि ईरान ने कंट्रोल करा हुआ था रूट को, वो शायद रुक भी जाए। पर यहाँ पे हुआ क्या, 1973 टू 74 वाला टाइम पीरियड, यहाँ पे आते हैं ऑयल शॉक्स। कैसे आए, तो देखो ये जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं ओपेक। बाकी आप देखते हो वेनेजुएला वगैरह भी इसके अंदर मेंबर्स हैं, पर हम ओपेक यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या जा रहा है, ऑयल की सप्लाई जा रही है। सारी कंट्रीज किसके ऊपर डिपेंड है, इन्हीं मेंबर्स के ऊपर। कोल्ड वॉर एरा वाला जो सेगमेंट था उसमें आपने क्या देखा, यूएस किसको बैकिंग प्रोवाइड कर रहा था, इजराइल को। अब अरब नेशन ने क्या किया कि ऑयल की डिमांड तो सभी को है, ऑयल तो चाहिए, इसके बिना तो आपकी जो ग्रोथ है वही रुक जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी अगर ऑयल को कंट्रोल कर लिया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकने के लिए ओपेक नेशंस ने क्या किया, ऑयल की सप्लाई पे ही बैन लगा दिया, कंट्रोल कर लिया। अब देखो डिमांड बढ़ रही थी कि ऑयल चाहिए हमको, सप्लाई पीछे से कंट्रोल हो चुकी थी, और डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई यहाँ पे कंट्रोल हो चुकी है। तो इससे हुआ क्या कि बहुत सी कंट्रीज में जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो रुक जाती है, उसमें स्टेगनेंसी आ जाती है। पर महंगाई बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, मतलब लगभग स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन बन रखी थी। स्टेगनेंसी थी ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एंड इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस थे चीज़ों के वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो ये कब हुआ था सिनारियो, ये 1973 टू 74 के टाइम पीरियड में हुआ। यहीं से यूएस और जितनी भी ये वेल्दी डेमोक्रेसीज थी उनको एक रियलाइजेशन होती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा कि कल को ऐसी इंस्टेबिलिटी दोबारा से आती है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, हमारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई हों, सप्लाई के सोर्सेज डाइवर्सिफाई हों। तो यहीं पे 1975 में फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज G7 ग्रुप का। पर अभी भी ये जो फाइट्स थी ये तो चले जा रही थी। इसकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो होती है 1979 में, मतलब 78 में प्रोसीजर शुरू हो जाता है। कहाँ पे मिलते हैं, तो जो इजराइल के डेलीगेट थे, इजिप्ट के डेलीगेट थे, सारे मिलते हैं यूएस के कैंप डेविड में। और जैसे ये कैंप डेविड में मिले तो इन्होंने पीस डील साइन कर लिया। पीस डील साइन कर लिया तो ये सारा पीस ट्रीटी की फॉर्म में कहलाया कैंप डेविड अकॉर्ड। यही थी आपकी वॉर्स की स्टोरी। और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म हुआ था, ये किन बेसिस के ऊपर हुआ था, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही आपने यहाँ से देखना था। अब G7 के बारे में अगर आपने स्टडी करना है तो बस वही देखना है। 24 वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे 3 बैरल पर डॉलर था और अब पहुंच चुका है नियरली $12 पर बैरल, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब ये ऑयल एम्बार्गो लगाया गया था और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी और जिस वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है और स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन बन जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई थी और इसी वजह से अब बोला गया कि इनके बीच में सेटलमेंट भी करवाना है और 1975 में G7 ग्रुप बन चुका है। कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट की तरफ से आए थे सादत और इजराइल की तरफ से आए थे बेजिन। इनको दोनों को ही नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। और जब यूएस में कैंप डेविड में ये डील साइन करी गई तो वहां पे थे जिमी कार्टर। जिमी कार्टर को भी 2002 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और मतलब डेकेड्स ऑफ वॉर जो चलती आ रही थी वो यहाँ पे एंड कर जाती है। तो ये सारा मैंने आपको इवोल्यूशन बता दिया। यूरोपियन यूनियन
कि कोई प्रेसिडेंसी नहीं है इस ग्रुप के अंदर, पर हाँ ध्यान रखिएगा ये 1981 के बाद से पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं इस मीट के अंदर, पर प्रेसिडेंसी में उनका कोई रोल नहीं है। प्रेसिडेंसी में ये टोटल 7 मेंबर्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चार्टर नहीं बना हुआ है कि इसके तहत ही आपको मेंबरशिप मिलेगी। एंड जो प्रेसिडेंसी है वो इन्हीं 7 मेंबर्स के बीच में रोटेट करती रहती है। आज के टाइम पे ट्रेड को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, ये सारे सेगमेंट्स ऐड करे जा रहे हैं। ग्लोबल क्राइसिस जितने भी चल रहे हैं, क्योंकि उनका मेन एजेंडा ही कहाँ पे लाई करता है कि जो ग्लोबली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रखी है उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। तो जैसे अभी का समिट हुआ ना 2026 का, तो ये वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन हुई, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चला है उसके बारे में डिस्कशन हुई, इसराइल की ईरान के साथ, लेबनान के साथ जो भी फाइट चल रही है इन सभी के बारे में डिस्कशन हुई है। इवन ट्रंप ने तो बोल दिया है कि अगर हमारी बात इस बार नहीं सुनी ईरान ने तो मैं फिर से बॉम्बिंग करना शुरू कर दूंगा। तो वो बाकी पता लगेगा अपने को कल। अब देखना लिमिटेशन क्या निकल के आती है। तो सबसे पहले तो इसको बोला जाता है कि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सेंट्रिक है, मतलब वेल्दी लोगों को आपने इंक्लूड कर लिया, बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनकी एडिशन इसमें नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ G7 समिट 2026 में हाईलाइट करा कि इंडिया लाइक और भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनकी एडिशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। प्रो कैपिटलिस्ट दिखेंगे, खुद को एलीट ग्रुप का सेक्शन मानते हैं, तो उन्हीं की एडिशन आपको G7 के अंदर दिखती है। एंड ग्लोबल जीडीपी में देखें तो सिर्फ 30% का ही कंट्रीब्यूशन है इनका। इफ कंपेयर टू ब्रिक्स नेशन, तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनका लगभग 45 to 55% का ग्लोबल जीडीपी आता है। और बड़ी सारी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इटली में पब्लिक डेट की प्रॉब्लम है, जापान में पॉपुलेशन एज्ड हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, कंसेंसस ही नहीं बन पाता कभी। एक होता है वोटिंग का मतलब है 50% + 1, यानी कि 10 ने अगर येस करी है, 9 ने अगर नो करी है तो येस वाला मान लिया जाएगा, पर कंसेंसस में सभी की सहमति होनी चाहिए, जो कि G7 ग्रुप में भी नहीं आ पाती। कोविड-19 के लिए क्रिटिसाइज करा जाता है कि आपने वैक्सीन को बड़े ही अनइक्वल तरीके से ट्रीट करा था, लोगों को बेच रहे थे, जबकि उस टाइम पे हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट हुई थी। यूएस की बात करें तो ये चाइना को टैकल करने में लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये यूक्रेन की जो प्रॉब्लम रशिया के साथ लगी है उनको स्टेबलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना की राइस की बात करी गई थी, ये आज ही की बात नहीं है, ये 2021 से चलता आ रहा है। इनका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना लेके आया था। जो 2021 की मैंने बात करी वो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। चाइना क्या कर रहा है, बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कर रहा है, यानी कि रेलवे रूट्स, रोड रूट्स एंड मैरीटाइम जो रूट्स हैं उनके थ्रू कनेक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। लोग जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है, वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये लो पैसे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और फिर जब पैसे मांगे तो श्रीलंका ने मना कर दी कि अपने पास नहीं है, तो इन्होंने 99 ईयर्स के लिए ये पोर्ट अपने अंडर कर लिया, ठीक है। तो इनका एक इन्वेस्टमेंट मॉडल रहता है कि पहले पैसे बल्क में दे दो, पर जब वापस लेने की बारी आए तो सामने वाले के पास वो हो ना, तो टेरिटरी को कैप्चर कर लो। तो इसी को टैकल करने के लिए 2021 में B3W आता है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन PGI 2022 में आता है, जो कि पार्टनरशिप है फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम पे हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखती है, जैसे मेड इन इंडिया है, तो मतलब उसका भी मेन फोकस क्या है, मेक इन इंडिया का, कि अपनी कंट्री में डेवलप करिए। पर एक्सपोर्ट पे भी फोकस किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। क्यों? क्योंकि अपने फॉरेक्स भी बचाने हैं। जब चीजें बाहर से हम खरीदते हैं तो पैसा भी हमारा बाहर जाता है, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डी ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने इंटरेस्ट अब पहले रखे जा रहे हैं, कंट्री अपनी पॉलिसीज के ऊपर पहले फोकस कर रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी कल्चर, इकोनॉमी या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया से इंडिया अगर ऑयल परचेज करता है तो इकोनॉमिक लेवल पे, एनर्जी लेवल पे हम कनेक्टेड हैं उस कंट्री के साथ। ट्राइनिडाड एंड टोबैगो का एग्जाम्पल उठाएं तो वहां से हम हाइड्रोकार्बन लेके आते हैं, पर हिस्टोरिकल रूट्स भी हमारी कनेक्टेड है, तो ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा G7 समिट 2024 का इटली में हुआ था, एंड 2025 का कनाडा के कैनिस्किस में हुआ था, एंड 2024 का एक मैथी प्लान आया था, इसको याद रखना, जहां पे इटली ने फोकस करा क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस। अब देख लो फटाफट से कि आउटकम्स क्या निकल के आए G7 समिट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
एक तो ये लेक जेनेवा के पास में इन्होंने पिक्चर कैप्चर करी। अब आप बोलोगे फ्रांस में वेन्यू था तो लेक जेनेवा कहाँ से आई, वो तो स्विट्जरलैंड में होनी चाहिए। तो इस लेक का जो 60% वाटर है वो स्विट्जरलैंड में है एंड 40% वाटर फ्रांस में भी मिलेगा। तो लेक जेनेवा के पास में ये जो एवियन शहर है वहाँ पे ये पिक्चर कैप्चर करी सारे डेलीगेट्स ने मिलकर। की ग्लोबल इशूज वही डिस्कस हुए, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया जाए और जो नेविगेशनल रूट है वो सभी के लिए फेयर तरीके से ओपन होने चाहिए। ग्लोबली डेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर फोकस किया और इंटरनेशनल यूनिटी होनी चाहिए कंट्रीज के बीच में, उस पर फोकस किया। जब फर्स्ट डे था ना मीटिंग का तो उस दिन थीम था फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, यानी कि पार्टनरशिप और यूनिटी के ऊपर फोकस किया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंसर्न कि बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 20% जो ट्रेड है ऑयल एंड पेट्रोल का उसको कंट्रोल करता है। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं, जेलेंस्की ने भी मेंशन किया, और सैंक्शन लगाने के बाद उनकी जो इकॉनमी है उसको कंट्रोल करें। तो कनाडा ने भी कमिट करा कि हम सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि एनर्जी रेवेन्यू इनके पास बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। यूके ने बोला हम एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। यूएस ने भी सेम ही चीज़ बोली कि हम भी इनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। और यूएस ने ईरान वाली डेवलपमेंट के बारे में भी बात करी कि सेकंड स्टेज पे हम पीस डील में आ चुके हैं। देन इसके बाद डी माइनिंग ऑपरेशन, कमर्शियल वेसल्स को एस्कॉर्ट करना, सेफ नेविगेशन होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, इन सभी के ऊपर फोकस किया गया और इस मिशन को नाम दे दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योरिटी मिशन। बाकी ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटीज, बहुत सी कंट्रीज हैं ऐसी जो डेट के अंडर दब रही हैं आज के टाइम पे, वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए। इंडिया और कनाडा की मीट भी इसी दौरान होती है। तो ट्रेड, एनर्जी, इनोवेशन, एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर फोकस किया। ग्लोबल हेल्थ, जैसे इबोला वायरस डिजीज स्प्रेड कर रही है अफ्रीकन यूनियन के डीआरसी और युगांडा वाले एरियाज में, तो बोला इसको भी हमने टैकल करना है। फिर दूसरे दिन जो बातचीत करी गई तो नंबर 1 तो था कि थीम में थोड़े से चेंजेस हुए। थीम में चेंजेस क्या हुए कि रिव्यूइंग बैलेंस्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब इस बार सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जो नेक्स्ट डे था मीट का। और मेन जो क्राइटेरिया रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी है उनके ऊपर काम किया कि एथिकल तरीके से यूज होना चाहिए। जो क्लाउडे है उसका भी मेंशन करा, मिथोस के बारे में मेंशन करा। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई कि एथिकल तरीके से होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी इंपैक्ट ना करे। यूक्रेन एंड रशिया, इनकी अपनी अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो सारे हाईलाइट करे। देन दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देना चाहिए, सारे वर्ल्ड ने इसी बात पे सपोर्ट करा। यूएस की पोजीशन रशियन ऑयल पे यही बताई गई कि हम दोबारा से इनको कंट्रोल करेंगे। एंड यस, रशिया की एक समिट होती है आसियान के साथ, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लास्ट टाइम जैसे ये काजन में हुई थी रशिया में ही, तो बोला ये जो कोऑपरेशन है ये 35 ईयर्स से चल रही है और इसको देखा जा रहा है, एक इधर इंडियन ओशन आ गया, ये साउथ ईस्ट एशियन वाला पार्ट, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ गया। तो उस नज़र से इसको देखा जा रहा है कि प्रेशर क्रिएट किया जाए। इंडिया और यूके के रिलेशन, अभी इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप नेक्स्ट मंथ जुलाई में भी देखोगे, उसको इंप्लीमेंट करने की बात करिए, तो टाइज को और स्ट्रेंथन किया। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करी गई क्योंकि अभी ओपेक से एग्जिट ले लिया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ट्रंप एंड ईरान की डील जो कि 19 जून को अपडेट आएगा। बाकी साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इरप्ट करती रहती हैं बार बार, वहां पे शांति हो, पीस हो, उसके बारे में डिस्कशन हुई। ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स, क्योंकि अभी वेस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए थे। तो जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस 1973-74 में आपने देखे, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारा है। 1990 में गल्फ वॉर्स की वजह से, 2002 में, 2009 एंड सो ऑन, और 2026 तक ऐसी इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स आई हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग ट्रैफिकिंग, तो उन पोर्ट नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाए और आज के टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स होती हैं उनके ऊपर ब्लॉकेट लगाई जाए। बाकी इजराइल को क्रिटिसाइज करा है यूएस ने, और इंडिया ने अपनी प्रेजेंस शो करी G7 समिट 2026 में भी दोबारा से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे इंडिया और कनाडा के बीच में सेपा को बाय द एंड ऑफ 2026 इंप्लीमेंट करा जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो डिफेंस और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में कंडक्ट करी जाएगी और इसको बोला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। बाकी रायसेना मॉडल है एक, जहां पे ट्रैक 1.5 डायलॉग कंडक्ट करा जाता है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में मीट करते हैं। इसमें अमेरिका को भी इंक्लूड करने की बात करिए। अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है पर सून बोला गया है कि इसको हम प्रमोट करेंगे। सो न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये भी यूएस के साथ इंटरेस्ट शो करा गया है। विजन 2035 यूके के साथ डिस्कस करा गया। सो दैट्स ऑल अबाउट G7 समिट 2026। बाकी ब्रिक्स समिट के लिए यूएई के प्रेसिडेंट को बुला लिया कि हमारे घर पे है, यानी कि इंडिया में ब्रिक्स समिट, तो आप भी जरूर आएं। बाकी यूएई इज मेंबर ऑफ ब्रिक
BRICS plus countries. So that's all about G7 summit. Thank you so much and have a nice day.